हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर में अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो इससे पहले वाले वीडियो के लिए और इससे भी जस्ट पहले वाले वीडियो के लिए, यानी कि मैंने 2 वीडियोस बना लिए हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। आज मैं नया वीडियो बनाने वाला हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा भाई, सबसे पहले तो अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दिलाओ, इसको सब्सक्राइब कराओ, शेयर भी करो वीडियोज को। ठीक है, आप लोगों के कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, जो भी बातें साफ सुथरी आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो इस बार अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो लेते हैं, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो सुधार करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट कर रहे थे। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एक था, टाइटल मैंने आज डाला है भारतीय दंड संहिता। इसका मतलब यह है कि महिला बाल अपराध के बारे में तो हमने सारी जानकारी ले ली कि कौन से होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते कौन से हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित अपराधों को किस प्रकार से कानूनी रूप में पढ़ेंगे, कानून के रूप में कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, कानून में कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका वर्णन है, और कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए टाइटल लिखा है भारतीय दंड संहिता 1860, यानी कि इसी का दूसरा नाम, या फिर अंग्रेजी में कहें इसको इंडियन पेनल कोड। ये पेनल कोड है, मतलब कि भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, आप लोग कुछ चीजें हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, यहाँ से भी अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इस संहिता के सबसे पहले तो उपनाम देख लीजिए। अंग्रेजी में तो नाम पता चल ही गया, इंडियन पेनल कोड है, 1860 में एक संहिता बनी थी। इसके उपनाम क्या क्या हैं वो देखो। उपनाम कहते हैं इसको शॉर्ट में बेटा भारतीय दंड संहिता। आप लोगों को कई बार ये देखने को मिल जाएगा भादस, यानी कि भारतीय दंड संहिता, बीच बीच में आप लोगों के ये लगे हुए हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है ये भारतीय दंड संहिता की। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसी का नाम कई बार ऐसे लिखा होता है, यानी कि ताही। इसका मतलब होता है ताजीराते हिंद, कहते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा ना, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत, है ना, सजाए मौत दी जाती है। सब पढ़ा है ना फिल्मों में, अब देखा है ना आप लोगों ने फिल्मों में ये। तो ये ताजीराते हिंद, देखो बेटा ये जो लॉ आया ना, ये उर्दू से आया है। अधिकतर जो हमारे लॉज है ना वो उर्दू भाषा में है। उर्दू भाषा का मतलब उर्दू के शब्दों को ज़्यादा अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन हिंदी में लिखते हैं स्थान, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको प्लेस। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट होते हैं ना तो उनमें ज़्यादातर है ना, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये इलाहाबाद कोर्ट वगैरह हो गए, ये कोर्टों में क्या होती है ज़्यादातर, है ना, लखनऊ वाला हो गया, वहाँ पर उर्दू को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो जैसे कि अपन कैसे लिखते हैं, ताजीराते हिंद वगैरह लिखते हैं, हम तो ये समझते हैं भारतीय दंड संहिता, जबकि हाई कोर्ट में इंडियन पेनल कोड चलता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट्स में क्या होता है, इन शब्दों का प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे कि अपन स्थान, स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं ना, तो आप बताओ उर्दू में क्या कहते होंगे। तो उसको जैसे कि स्थान लिखते हैं ना, तो स्थान के जगह पे वो लोग लिखते हैं मुकाम। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है, कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई ना। ताजीराते हिंद कह देते हैं, इंडियन पेनल कोड कह देते हैं, शॉर्ट में इसको आईपीसी भी कह देते हैं। ठीक है, तो या तो आईपीसी कहो, या भादस भारतीय दंड संहिता कहो, या ताही कहो, यानी कि ताजीराते हिंद कहो, एक ही बात है। ये सभी इंडियन पेनल कोड के नाम है। ये आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं, छोटे मोटी बात है, परंतु बेटा अगर प्रश्न पूछ लिया तो 1 नंबर का मामला है, सीधा सीधा। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी बात इसकी खासियत यह है, यह विश्व की सबसे बड़ी कानूनी संहिता है। ये लो साहब, हमारा जो इंडियन पेनल कोड है ना, यह विश्व की सबसे बड़ी कानूनी संहिता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस संहिता का निर्माण कब हुआ, तो इस संहिता का निर्माण आप लोगों से पूछा जा सकता है, निर्माण कब हुआ था इसका। तो निर्माण होता है इसका
6 अक्टूबर 1860 में, ठीक है। तो संहिता का निर्माण कब होता है? 6 अक्टूबर 1860 में हुआ था। लेकिन लागू कब से हुई? तो 1 जनवरी 1862 से यह चालू है, यानी कि लागू है। देखो, भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 में हुआ था, जबकि लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 में। देखो, इस समय कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में कि इस समय वायसराय कौन थे भारत में, क्योंकि अंग्रेजों का तो शासन था ही ना, सबको पता है। 1600 में भारत में अंग्रेज आ गए थे, ब्रिटिश सरकार आ गई थी। ब्रिटिश सरकार में देखो ये संहिता बनी थी, जबकि भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। तो 1600 से लेकर के और 1947 के बीच के गैप में ये बन गई क्या, ठीक है। उसी गैप में ये बनी 1600 से 1947 के बीच में। तो ये जो संहिता बनी 1860 में बनी, 1862 में लागू हुई, ठीक है। तो वायसराय कौन था? तो इसके निर्माण के समय वायसराय वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो निर्माण के वक्त जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो, इस संहिता में कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय के लिए देख लेते हैं। आईपीसी में अध्याय कितने हैं? तो टोटल 23 अध्याय हैं भैया इसमें। कितने अध्याय हैं? यानी कि इसमें टोटल 23 तो चैप्टर हैं और 511 कुल धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं? 511 धाराएं। ये 511 इसमें टोटल धाराएं हो गई। तो आप समझना 23 चैप्टरों में 511 टोटल धाराएं हैं, यानी कि भारत में एक तरीके से आप ये मान लो कि अपराधों की कैटेगरी मान लो ये। तो अपराध जैसे कि कितने क्या अपराध हैं उनमें आप समझना कि जैसे कि इसी में चोरी, डकैती, लूट, मार, बलात्कार सारे अपराध आ गए इनमें 511 धाराओं में। जितने भी कैटेगरीज है ना अपराधों की भारत में, चोरी, लूट, डकैती वगैरह, बलात्कार वगैरह, ये सब इसमें आ गए, धाराओं में आ गए। यानी कि 23 तो कुल अध्याय हैं और 511 अपनी जो है इसमें धाराएं हैं। तो आप लोगों को ये 511 नहीं पढ़नी है पूरी, डोंट वरी, आप लोगों को पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान है, महिलाओं से संबंधित जो धाराएं हैं, सिर्फ उनका अध्ययन करना है, ठीक है। दूसरी बात, यह धारा मतलब ये जो आईपीसी वो काम क्या करती है तो वो भी लिख लो। यह संहिता भारत क्षेत्र में भारत में किए गए अपराध को बताती है तथा प्रत्येक अपराध के लिए सजा या जुर्माने को बताती है। तो संहिता का मूल उद्देश्य भी पता चल गया होगा आपको कि संहिता करती क्या है। संहिता भारत में किए गए हर अपराध के बारे में बताती है कि इसने कौन सा अपराध किया है और पर्टिकुलर किए गए अपराध के लिए इसको कौन सी सजा मिलनी है या फिर कितने रुपए का इसका जुर्माना लगेगा, ये हमारे को आईपीसी बताती है। तो आप लोगों को आईपीसी का मतलब समझ में आ गया होगा।
मान लो किसी व्यक्ति ने मृत्यु कर दी किसी की, यानी कि हत्या कर दी किसी व्यक्ति की, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, कितने साल की सजा मिलेगी या फिर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा, चोरी के लिए कौन सी धारा, बलात्कार के लिए कौन सी धारा, ये सारी धाराएं आप लोगों को इसमें अपने को किस में मिलेगी, आईपीसी के अंदर आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक तो आपको पढ़नी है। फिर दूसरी बात है, हमें अब पढ़ रहे हैं महिला अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो महिला अपराध पढ़ रहे हैं, आप समझना इस चीज को। महिला अपराधों में जो भारत की ये जो आईपीसी है ये क्या परिभाषा देती है, मतलब आईपीसी के अनुसार महिला अपराध की परिभाषा क्या है, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। संहिता जो है भारतीय दंड संहिता है, उसमें क्या है, अपराध की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए महिला अपराध की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो संहिता के अनुसार क्या परिभाषा थी, तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा ना। ये जो भारतीय दंड संहिता है ना, ये परिभाषा क्या देती है महिला अपराधों के बारे में, तो वो समझते हैं अपन, और इसके में है क्या महिला अपराधों के बारे में, वो सारी चीज़ को देख लेते हैं। थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो संहिता यानी कि आईपीसी के अकॉर्डिंग, आईपीसी के अनुसार महिला अपराध की परिभाषा क्या है। ठीक है बेटा, आईपीसी के अनुसार महिला अपराध की परिभाषा क्या है, तो देखो समझना। किसी महिला का कार्यस्थल पर अथवा अन्यत्र किसी स्थल पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन, व भावनात्मक उत्पीड़न या शोषण अपराध की श्रेणी में आता है। परिभाषा समझना आप लोग। इस संहिता के अनुसार बेटा एक एक शब्द बिल्कुल आप लोगों को इज इट इज दिमाग में रखना है। हालांकि परिभाषा पूरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे धाराएं वगैरह ज़्यादा पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। किसी महिला का कार्यस्थल पर या अन्यत्र किसी स्थान पर, अन्यत्र किसी स्थान का मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस भी मान सकते हो या फिर प्राइवेट प्लेस मान सकते हो, कोई घर मान सकते हो, किसी भी स्थान पर, इवन बस, टैक्सी, कहीं पर भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आप लोगों को इन सब की मैं कैटेगरी बता के आया हूँ पहले कि शारीरिक उत्पीड़न क्या होता है, हिंसा क्या होती है, मानसिक क्या होता है। मानसिक मतलब वही भावनात्मक वगैरह आ गया, मानसिक का मतलब टॉर्चर करना, दिमागी रूप से प्रेशर डालना, आर्थिक का मतलब पैसे से संबंधित, और यौन का मतलब आप समझ गए होंगे ना, सेक्सुअल हरेसमेंट रिलेटेड कोई चीज, और वह भावनात्मक उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब पीड़ित करना या शोषण करना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि महिला एवं बाल अपराध की आपकी जो आईपीसी है वो परिभाषा ये देती है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसमें होता क्या है, देखो इस संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों, इस संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों जैसे कि कौन कौन से, बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, दहेज मृत्यु हो गई, आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरण करना, ठीक है, इसको रोकने के प्रावधान है इस संहिता में। क्या है, दहेज हत्या हो गई, ये बलात्कार हो गया, ठीक है, दबाव डालना, ये सारी घटनाएं जो है ना, ये अपराधों की जो श्रेणी है, इनको रोकने के लिए ये संहिता बनाई गई है।
संहिता के कानून महिलाओं को क्या करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। इस संहिता में जितने भी कानून है ना महिलाओं से रिलेटेड, वो महिलाओं को सुरक्षात्मक आवरण देते हैं, ठीक है, एक तरीके से उनकी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी देते हैं उनको, किसको, महिलाओं को। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को एक तो ये ध्यान रखनी है, आईपीसी क्या है, आईपीसी का उद्देश्य क्या है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अपने चलते हैं धाराओं पर, यानी कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो महिला एवं बाल अपराध में महिलाओं के लिए बनी है, कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें महिलाओं के लिए प्रति होने वाले इन अपराधों के बारे में चर्चा मिलती है। दूसरी बात, उनमें सजा का प्रावधान क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि कौन सी धारा आती है, कंटिन्यू कौन सी धारा आती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन धारा 304B। देखो ये जो 511 धाराएं हैं ना, उन सब के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को, सिर्फ वो पढ़ने हैं जो अपने को महिलाओं से संबंधित आते हैं। तो 304B से चालू होता है। तो आईपीसी की धाराएं हैं, आईपीसी के सेक्शंस हैं, धारा 304B, ठीक है, धारा 304B क्या है ये धारा 304B? दहेज हत्या है ना, या फिर दहेज मृत्यु जो होती है, 304B, इसमें आप टाइटल डालेंगे दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान। सभी को समझ में आया क्या? धारा 304B जो है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। धारा 304B इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दहेज हत्या से संबंधित है। दहेज हत्या देखो आप लोगों को पता है ना, धारा 302 आता है, 302 के आसपास की जो धाराएं हैं ना वो हत्याओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, 304 बिल्कुल 302 के नज़दीकी धारा है। इसमें 304B जो धारा है वो दहेज हत्या या दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप लोग, कोई महिला है मान लो, इसमें होगा क्या, दहेज हत्या कौन सी मानी जाएगी? तो दहेज हत्या ये मानी जाएगी भाई, कोई महिला है जिसकी शादी को अभी 7 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, 7 साल के बाद में बेटा दहेज हत्या वाला मामला नहीं बनता है। लेकिन कोई महिला है, उसकी शादी को अभी तक 7 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, उस दौरान पति के द्वारा या फिर पति के रिश्तेदारों के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो दहेज हत्या की धारा में सम्मिलित की गई है। तो आप लोग इसकी कानूनी परिभाषा समझना क्या है। किसी महिला की मृत्यु, किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह की दिनांक से, उसके विवाह की दिनांक से 7 साल की अवधि के अंदर उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज संबंधी मांग के कारण क्रूरता, क्रूरता का मतलब प्रताड़ना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा
हुई हो तो वो कौन सी हत्या कहलाएगी? दहेज हत्या कहलाएगी। सजा क्या है इसमें? सजा है इसमें 7 साल का कारावास। ठीक है, ये आपके सबसे पहले जो धारा आती है 304 महिला अपराधों के मामले में, और महिला अपराधों में सबसे पहली धारा हमने पढ़ी धारा 304 बी। धारा 304 बी बात करता है दहेज मृत्यु के लिए या दहेज हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। समझना कि कोई महिला है और उसकी मृत्यु है ना, उसके विवाह के दिनांक से 7 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 7 साल अभी नहीं हुए हैं शादी को, और उसी दौरान उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज संबंधित मांग के कारण क्रूरता के फलस्वरूप, क्रूरता हुई थी, कोई प्रताड़ित किया गया था, मारपीट हुई थी घर में, समझ जाओगे ना आप लोग। तो सामान्य परिस्थिति नहीं थी मतलब मरने की। एक तो होता है कि कोई बीमारी से, कोई लंबी बीमारी चलती आ रही थी, उससे मृत्यु हो गई, ये सामान्य परिस्थिति है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ये सामान्य मृत्यु है, उसके लिए दहेज हत्या का मतलब चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य स्थितियां नहीं है, मरने जैसी स्थिति थी ही नहीं, दहेज की लगातार मांग चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकेगा? जो दहेज मृत्यु का जो है चार्ज उस व्यक्ति पर लगाया जा सकेगा, उस व्यक्ति के अलावा उसके परिजनों पर भी लगाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पहला ये समझ में आ गया, धारा 304 बी। इसके बाद में 304 के बाद में नेक्स्ट जो धारा है वो देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया 7 साल की सजा कैसे है, 7 साल का कारावास है इस अपराध के लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो अगली धारा कौन सी है 304 के बाद में, महिला अपराधों से। मैं देखो कंटिन्यू जो धाराएं चल रही ना वो पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मत समझना कि सर दहेज आई और फिर उसके बाद में आप एसिड अटैक ले लिए, फिर उसके बाद में लज्जाभंग ले लिए, फिर बलात्कार ले लिए, ऐसे नहीं। एक्चुअली क्या है कि क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 304 सबसे पहले महिला अपराधों की चालू होती है, उसके बाद में कौन सी धारा आएगी? तो 304 बी के बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, एसिड अटैक आएगा बेटा। ये भी आजकल बहुत मामले बढ़ रहे हैं, एसिड अटैक। ठीक है, धारा 326 ए, धारा 326 ए। एसिड हमला। दोस्तों ये मतलब अपराध की बिल्कुल निम्नतम कोटि है। इसमें मतलब क्या बताऊं, आप लोग समझ गए होंगे एसिड के नाम से कि इसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति है, मान लो वो व्यक्ति क्या करता है, किसी मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसका आना जाना उसके मतलब उसके कार्य क्षेत्र में है। लाइक जैसे कि मान लो, चलो एक उदाहरण लेते हैं, कॉलेज की बात कर लेते हैं। एक कॉलेज में कोई कॉलेज गोइंग बॉय है और एक लड़की है, उसी कॉलेज में आना जाना है। वो लड़का लगातार उसका पीछा करता है, पीछा करने का भी अलग से चार्ज लगेगा वैसे तो उस पर, लेकिन पीछा करता है और उसके बाद में उससे को अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है और वो लड़की उसको मना कर देती है। हालांकि अधिकतर केस यही वाले हैं आजकल। वो लड़की उसको मना कर देती है तो क्या किया जाता है, उस लड़के के द्वारा इस चीज का बदला लेने की भावना से कि उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, उस भावना से वो क्या करता है, एसिड उसके फेस पर फेंक देता है और वो अपना मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, बदला लेता है। ये स्थितियां हैं। ये आप लोगों को देखो, सबसे ज़्यादा इस बात में किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो एसिड अटैक के जो मामले हैं ना, सबसे ज़्यादा जो सिनेमा वगैरह है ना, जो दूरदर्शन है, इसमें जो फिल्में दिखाई जाती है उसमें दिखाए जाते हैं, ये इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, ये सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। तो एसिड अटैक के मामले में अपने को क्या पढ़ना है वो देखो। जो कोई व्यक्ति, परिभाषा इसकी, जो कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एसिड हमला करेगा। एसिड हमले का मतलब समझ गए ना आप लोग कि एसिड फेंकेगा चेहरे वगैरह पर, एसिड हमला करेगा
उसे संज्ञेय, संज्ञेय मतलब गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं बेटा, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय या गंभीर प्रवृत्ति के कोई अपराध होते हैं ना, वो गैर जमानती होते हैं या गैर जमानती अपराध समझा जाएगा। इसके लिए सजा क्या है देखो, दस साल से लेकर के 8 कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, एसिड अटैक समझ गए होंगे आप लोग कि एसिड अटैक का मतलब क्या होता है। एसिड से किसी महिला के चेहरे को बिगाड़ देना या फिर उसकी हत्या हो जाती, कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है बेटा, इतना भीषण होता है ये हमला। जो कोई व्यक्ति एसिड हमला करेगा उसे संज्ञेय या गैर जमानती अपराध समझा जाएगा। इसके लिए सजा क्या है, कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और मैक्सिमम उसका आजीवन कारावास सजा हो सकती है। तो 10 से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसको मिलेगी। दूसरी ही धारा है 326 ए हो गई, 326 बी, ये भी एसिड अटैक से संबंधित है, परंतु ये एसिड हमला करने का प्रयास है। तो एसिड अटैक का प्रयास है। कोई व्यक्ति है जिसने एसिड हमला करने का प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है, हालांकि वो पूरी तरीके से उसमें किसी महिला को हानि नहीं पहुंची है, परंतु उसने अटेम्प्ट भी अगर किया है, उसने प्रयास भी यदि किया है एसिड अटैक का प्रयास, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, ये भी अपराधी है। ठीक है, तो 326 बी, क्यों? क्योंकि उसका इरादा तो क्या करने का था, एसिड हमला करने का ही था ना उसका इरादा। तो एसिड अटैक का प्रयास क्या है देखो, जो कोई व्यक्ति एसिड हमला करने का प्रयास करेगा उसके लिए 5 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास की सजा। समझ गए होंगे आप लोग ये बात भी। 326 ए और 326 बी दोनों धाराएं ध्यान रखनी है। 326 ए के अंदर तो आता है एसिड अटैक हो गया, एसिड हमला करना किस भावना से किया जाता है, द्वेष भावना से ये किया जाता है, द्वेष भावना आप सब समझते हो। और एसिड अटैक का प्रयास करना ये 326 बी हो गया। तो आप लोगों को दोनों धाराएं क्लियर हो गई। पहली धारा थी मेरी 304 बी। पहली धारा यह कहती है कि दहेज के लिए कोई दहेज हत्या हो गई है, तो वो दहेज उसके लिए क्या था, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें था 7 साल का कारावास की सजा थी। दूसरी धारा हमने पढ़ी 326 ए और तीसरी पढ़ी 326 बी। 326 ए में एसिड अटैक हो जाता है और इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। 326 बी में एसिड अटैक का प्रयास है, ये अटेम्प्ट है, इसमें 5 से लेकर के और कितने साल की सजा है, 7 साल की सजा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों धाराएं समझ में आई होगी। आज महिला एवं बाल अपराध के अंदर हमने शुरुआत कर दिया धाराओं को पढ़ने की, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धाराएं हैं ना महिला अपराध की, वो सब हमने शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ बिल्कुल। अब वो बैक टू बैक बस अपने अगले वीडियोज में धाराएं आएगी, कौन सी धारा कौन से अपराध को बताती है और उसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों
फिलहाल के लिए मैं अभी ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो अपना होगा वो इसी के आगे की अगली धाराएं होगी, जैसे कि 354 वगैरह पढ़ेंगे, 376 पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी मेजर धाराएं पढ़ेंगे। अभी तक तो शुरुआत हुई है, इसका जो एंडिंग वीडियो बनेगा ना बेटा, उस तक आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला अभी तक तो ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 प्रश्न जो हैं ऐसे हैं जो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि प्रश्न तो अब आने वाले हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। ये वीडियोस बन जाएंगे, वीडियोस होने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, एक प्रश्नोत्तरी करेंगे, लगभग 100-150 प्रश्न पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि बेटा उन्हीं प्रश्नों में से आप लोगों के आपके एग्जाम में काम हो जाए। वैसे आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने की। बेटा इस चीज़ को जरूर आगे फॉरवर्ड करना है आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल के लिए तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।